दोस्तों, जहां एक तरफ रामायण ग्रंथ मर्यादित जीवन के उच्च आदर्शों की बात करता है, वहीं उसी रामायण का उत्तरकांड सबसे ज्यादा विवादित रहा है। जहां रामायण की हर एक घटना शिक्षाओं से भरी पड़ी है, वहीं रामायण के उत्तरकांड में सीता माता का त्याग और शंभूक वध की कथा हमेशा सवालों से घिरी रहती है। अब जहाँ कुछ लोग ये मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड एक मिलावट है जो बाद में जोड़ा गया है, वहीं कुछ लोग जिनको श्री राम जी की बुराई करनी है, वो रामायण के इस भाग को 100% ऑथेंटिक बताते हैं और श्री राम जी के ऊपर मिसोजिनिस्ट और रेसिस्ट का टैग लगा देते हैं। अब दोस्तों, हम भी रामायण का उतना गहन अध्ययन नहीं करते हैं और हमें उतना ही पता है जो हमें कथा कहानियों और टीवी सीरियल्स के माध्यम से बताया गया है। लेकिन आज हम पता करेंगे कि उत्तरकांड सच है या झूठ। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 75 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम वाल्मीकि रामायण की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि विवादित उत्तरकांड ऑथेंटिक है या नहीं है। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उत्तरकांड है क्या, और जब आप उत्तरकांड को समझने जाएंगे तो वहां पर आपको दो तरह के व्यूज मिलते हैं। एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि उत्तरकांड बहुत महत्वपूर्ण कांड नहीं है, क्योंकि रावण पर विजय के साथ ही रामायण का लगभग अंत हो जाता है। और जब आप उसके बाद उत्तरकांड पढ़ते हैं तो वहां पर श्री राम जी अपने महल में अलग अलग ऋषियों से अलग अलग तरह की कथाएं सुन रहे हैं और इनमें से अधिकतर कथाएं रावण और उनके पूर्वजों से रिलेटेड हैं। वहीं हम दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि उत्तरकांड एक महत्वपूर्ण कांड है, क्योंकि लंका युद्ध के बाद श्री राम जी के जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी हैं वो उत्तरकांड में ही घटी हैं। जैसे उनका अपने पुत्रों से मिलना, फिर अश्वमेध यज्ञ करना जिसमें माता सीता फिर बिछड़ जाती हैं, लक्ष्मण जी का देह त्याग करना, उनका स्वयं समाधि लेना, ये सब उत्तरकांड में वर्णित है। तो एक तरह से देखा जाए तो उत्तरकांड एक महत्वपूर्ण कांड बन जाता है। तो हमने देख लिया कि कैसे उत्तरकांड महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण नहीं भी है। इस तरह से दो तरह के व्यूज हैं। इसके साथ साथ उत्तरकांड को उत्तरकांड ही क्यों कहा गया, उत्तर क्यों लगाया गया, तो इसके लिए भी दो व्यूज हैं। पहला, अगर आप उत्तर का अर्थ देखेंगे तो उत्तर के दो अर्थ हमें मिलते हैं। पहला, आप उत्तर को ले सकते हैं आंसर से, कि मतलब जो हम आंसर देते हैं उसको भी उत्तर बोलते हैं, और दूसरा, बाद में आने वाली चीजों को भी संस्कृत में उत्तर बोला जाता है, और चूंकि सबसे बाद में आता है इसलिए भी उत्तरकांड कहा जा सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो तरह की चीजें हैं। पहला, जहां हम ये कह सकते हैं कि उत्तरकांड बाद में आने वाले कांड की वजह से उत्तरकांड बोला गया है, वहीं पर हम उत्तरकांड में देखें तो ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं जो रामायण में, जब आप रामायण को पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में उठते हैं, उनके उत्तर वहां न देकर इस कांड में उत्तर दिए गए हैं। जैसे कि आपको हनुमान जी का प्रसंग पता होगा कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों के विषय में नहीं पता था, उनको जामवन जी ने याद दिलाया था। तो जब आप रामायण में ये कथा पढ़ते हैं, ये कहानी पढ़ते हैं, तब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि हनुमान जी को क्यों नहीं याद था। तो इसका उत्तर उस जगह पे ना देकर उत्तरकांड में दिया गया है। तो उत्तरकांड का मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सी चीजों के उत्तर आपको दिए गए हैं। उत्तरकांड का ये भी मतलब हो सकता है कि चूंकि सबसे बाद में ये आ रहा है, एक तरह से एपिलॉग है रामायण का, तो उस वजह से भी इसको उत्तरकांड कहा जाता होगा। तो एक तरह से देखें, अगर रामायण की कथा को एक रिबन की तरह, एक रस्सी की तरह देखी जाए, तो उसके दोनों एंड्स को जोड़ने वाला अगर हम कांड देखें तो उत्तरकांड है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उत्तरकांड ऑथेंटिक है या फिर इंटरपोलेटेड है, मिलावटी है, वो हम अगले अध्याय में समझेंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले उन तर्कों को देखते हैं जिनके आधार पर उत्तरकांड को रामायण में एक मिलावट या फिर लेटर एडिशन माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो तर्क दिया जाता है कि उत्तरकांड की जो भाषा शैली है वो रामायण के अन्य भागों की तुलना में बहुत निम्न है, बहुत लोअर क्वालिटी की है। और इसके साथ साथ ये भी एक तर्क देते हैं कि जो बालकांड है और उत्तरकांड है, ये दोनों कांड ऐसे हैं जिनमें विशेष रूप से श्री राम जी को विष्णु जी के अवतार के रूप में इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया है। और जैसे ही श्री राम जी को विष्णु जी का अवतार मान लिया जाता है, वैसे ही वाल्मीकि रामायण भी एक वैष्णव ग्रंथ बन जाता है। और इसीलिए कई विद्वान ये मानते हैं कि बालकांड और उत्तरकांड, ये दोनों कांड रामायण में तब जोड़े गए होंगे जब विष्णु जी की पूजा विश्व भर में प्रचलित हो गई होगी, क्योंकि अवतारवाद के ही आधार पर विष्णु जी को हर चीज का मूल दिखाया गया है। और इस बात को अर्शिया सत्तर जी ने अपनी पुस्तक उत्तर द बुक ऑफ आंसर्स में भी बताया है। अब दोस्तों, कुछ लोग एक और तर्क देते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो रामायण के युद्ध कांड के अंत में फलश्रुतियां लिखी गई हैं। और फलश्रुतियां क्या होती हैं? फलश्रुतियों में बताया जाता है कि इस
ग्रंथ को पढ़ने से आपको क्या क्या फल मिलेंगे। इसीलिए अगर आप देखें तो युद्ध कांड के 127वें सर्ग में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो दीर्घायु होंगे, सभी पापों से मुक्त होंगे, जो राजा रामायण को पढ़ेगा वो विजयी होगा। तो इस प्रकार से फलश्रुतियां एक ट्रेंड है, एक परंपरा रही है जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं। और अगर आप सभी ग्रंथों को देखेंगे तो फलश्रुतियां प्रारंभ में और अंत में लिखी जाती हैं। जब ग्रंथ प्रारंभ हो रहा होता है तो वहां लिखी जाती हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने से आपको क्या क्या पुण्य मिलेंगे, और अंत में बता दिया जाता है फिर से कि इस ग्रंथ के पठन पाठन से आपको ये पुण्य मिलते हैं। तो ग्रंथ उसके बीच में रहता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो युद्ध कांड के अंत में ही फलश्रुतियां लिखी गई हैं। तो ऐसा भी कुछ लोग तर्क देते हैं कि युद्ध कांड पे ही रामायण जो है उसके बाद, उस युद्ध के बाद समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद एक तर्क और हमें मिलता है, वो भी सुंदरकांड से। अगर आप रामायण के सुंदरकांड को देखें तो वहां पर 52वें सर्ग में जब हनुमान जी लंका जाकर अशोक वाटिका को नष्ट कर देते हैं और फिर जब उन्हें बंदी बनाकर रावण के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो रावण उनके वध का आदेश कर देता है। और ये बात विभीषण जी देख रहे होते हैं और विभीषण रावण को टोकते हैं कि हम किसी भी दूत का वध नहीं कर सकते, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। और यहाँ पर विभीषण जी ये भी कहते हैं कि किसी दूत के वध का दंड उन्होंने तो कभी सुना ही नहीं है। और अगर आप ये घटना देखेंगे तो ये युद्ध से 1 महीना पहले घटी रही होगी। लेकिन जब आप उत्तरकांड में आते हैं और 13वें सर्ग में पढ़ते हैं, जब रावण के पीछे की कहानी आपको बताई जा रही है, तो वहां पर बताया जाता है कि रावण ने कुबेर जी के दूध के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो अगर रावण पहले ही दूध के 2 टुकड़े कर चुके हैं तो विभीषण जी को यह बात क्यों नहीं पता थी। तो इससे भी हमें पता चलता है कि युद्ध कांड और उत्तरकांड की जो घटनाएं हैं उनमें मिसमैच है। अब दोस्तों, उत्तरकांड के विरोध में बहुत ढेर सारे तर्क हैं, लेकिन कुछ और प्रमुख तर्कों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अब यहाँ पर एक तर्क और दिया जाता है कि युद्ध कांड के अंतिम सर्ग के 100वें श्लोक में लिखा है कि राम राज्य में किसी भी बूढ़े व्यक्ति को अपने बालकों का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। लेकिन जब आप उत्तरकांड पढ़ेंगे तो वहां पर एक ब्राह्मण ने अपने पुत्र को, मरे हुए पुत्र को श्री राम जी के सामने रखा था और श्री राम जी को अपने पुत्र की मृत्यु के पाप का भागी बताया था। और इसी के बाद श्री राम जी शंभुक का वध करते हैं। अब उत्तरकांड को प्रक्षिप्त बताने वाले लोग ये भी यहाँ पर तर्क रखते हैं कि इस कांड को ऐड करके हिंदुओं के मध्य द्वेष भाव उत्पन्न किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी ऐसी कथाएं हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे एक कुत्ते और श्री राम जी की कथा है, जिसमें एक क्षतिग्रस्त कुत्ता, इंजर्ड कुत्ता एक ब्राह्मण के साथ श्री राम जी के दरबार में आता है और बोलता है कि इस ब्राह्मण ने मुझे इंजर्ड किया है, मुझे घायल किया है, इस ब्राह्मण को सजा होनी चाहिए और इस ब्राह्मण को सजा देने के लिए आप इसे मठों का मठाधीश बना दीजिए, क्योंकि वही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जगह है। अब दोस्तों, इसमें हैरत की बात यह है कि भारत में मठों का निर्माण शंकराचार्य जी के बाद हुआ था। शंकराचार्य जी के पहले मठ नहीं होते थे। तो इसीलिए यहाँ पर यह भी तर्क दिया जाता है कि शायद हो सकता है कि शंकर मार्गी जो भी रहे हो और हिंदुओं के मध्य द्वेष पैदा करने के लिए इस तरह की कथाएं उत्तरकांड में जोड़ी गई। ऐसे ही एक कौवे और उल्लू की कहानी है जो अपने आपस की लड़ाई को लेकर श्री राम दरबार में आते हैं और श्री राम जी से न्याय मांगते हैं। तो इस तरह की बहुत ढेर सारी सेंसलेस कहानियां वहां पर हैं, जिससे श्री राम जी की जो रामायण है उसकी पट कथा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इतने तर्कों के बाद कहीं ना कहीं हमें उत्तरकांड प्रक्षिप्त यानी इंटरपोलेटेड लगता है या लेटर एडिशन लगने लगता है। लेकिन सत्य इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सत्य इतना सरल होता तो उसकी खोज करना इतनी कठिन नहीं होती और बहुत ढेर सारी वीडियोस इस पर बन चुकी होती। अब दोस्तों, जो तर्क दिए गए हैं उत्तरकांड के विरोध में, इनको अगर हम और नजदीक से देखेंगे तो इनमें हमें दरारें भी दिखेंगी। तो सत्य क्या है, इसके लिए हमें दूसरे पहलू को भी देखना पड़ेगा कि उत्तरकांड का जो सपोर्ट करते हैं वो कौन सा तर्क रखते हैं। साथियों, वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा का सबसे उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ है और इसकी महिमा आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान ना हो। आप अर्थ तो समझ लेंगे ट्रांसलेशन से, लेकिन वाल्मीकि जी की लेखनी में क्या शक्ति थी ये आपको संस्कृत भाषा के ही ज्ञान से समझ में आती है। तो संस्कृत भाषा इससे पहले लुप्त हो, इसलिए हमने एक निपुण संस्कृताचार्य जी को अपने साथ जोड़कर एक संस्कृत भाषा को सिखाने वाले कोर्स का निर्माण किया है, जो हमारे शिक्षणम ऐप पर अवेलेबल है। शिक्षणम ऐप पर न केवल आपको संस्कृत भाषा सिखाई जा रही, बल्कि मैं भी वहां पर आपको हिंदू दर्शनों को विधिवत पढ़ा रहा हूं। एक एक संस्कृत सूत्र की व्याख्या आपको रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। सभी वीडियोस, सभी कोर्सेज आपको आजीवन काल के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नोट्स दिया जा रहा है, क्विजेस दी जा रही हैं और आपके जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देने के लिए लाइव सेशंस भी होते हैं। साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। साथियों, संस्कृत भाषा के ज्ञान से आप बहुत ढेर सारे हिंदू ग्रंथों और हिंदू दर्शनों को समझ पाएंगे, जो आपके जीवन के कठिन से कठिन प्रश्नों, कठिन से कठिन समस्याओं को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। और साथियों, आगामी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमने
हमने कुछ लिमिटेड कूपन कोड्स निकाले हैं। अगर आप मकर 25 को यूज करेंगे तो आपको हर एक कोर्स पर 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो साथियों, इस अवसर को ना छोड़े। इस मकर संक्रांति के शुभ समय में संस्कृत के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करें। साथियों, मैंने शिक्षणम ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दी है, एक बार जरूर विजिट करें। अब साथियों, आइए देखते हैं कि उत्तरकांड कितना ऑथेंटिक है और उसकी प्रामाणिकता के लिए क्या तर्क दिए जाते हैं। अब दोस्तों, उत्तरकांड को पूरी तरह से इंटरपोलेशन मान लेना भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा मानेंगे कि वो लेटर एडिशन है या फिर मिलावट है तो बहुत सी प्रमाणिक चीजें भी अप्रमाणिक हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप देखें, हमने पहला तर्क क्या दिया था कि उत्तरकांड की जो भाषा है, जो श्लोकों की बनावट है, वो बहुत निम्न शैली की है बाकी के रामायण से। लेकिन हमने जब रिसर्च में देखा तो ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिला या फिर कोई श्लोक नहीं मिला जो किसी ने बताया हो रिसर्च करके कि ये निम्न कोटि का है। तो इस तर्क को हम बहुत ही अच्छा तर्क नहीं मान सकते। और दूसरा एक तर्क ये भी दिया गया था कि बालकांड और उत्तरकांड यही दो कांड है जहां पर राम जी को विष्णु जी के अवतार के रूप में स्थापित किया गया है। लेकिन जब हमने रिसर्च की तो हमने पाया कि युद्ध कांड में भी राम जी को विष्णु जी का अवतार बताया गया है। तो अगर हम इस तर्क से किसी कांड को हटा दें या फिर मिलावटी बोले तो हमें युद्ध कांड को भी हटाना पड़ेगा। और इसके बाद एक तर्क और हमने देखा था जहां पर हमने फलश्रुतियों की बात की थी कि किसी भी ग्रंथ के आरंभ में और अंत में फलश्रुतियां लिखी जाती हैं। लेकिन जब हमने रिसर्च की तो हमने पाया कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर कई पर्व के अंत में, जैसे कर्ण पर्व के अंत में भी फलश्रुतियां लिखी गई हैं, या जिस पर्व में गीता जी बताई गई हैं, गीता का उपदेश दिया गया है, तो उस पर्व के भी अंत में गीता के सुनने से क्या फल मिलेगा ये भी बताया गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रंथ के अंत में ही नहीं बल्कि ग्रंथ के बीच बीच में पर्वों और सर्गों के भी अंत में इंडिपेंडेंट फलश्रुतियां हो सकती हैं, जो उस पर्व या उस सर्ग से क्या लाभ मिलेगा पढ़ने से वो बताती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि युद्ध कांड के अंत में अगर फलश्रुतियां हैं तो युद्ध कांड पर ही रामायण समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमने महाभारत में भी देखा है कि पर्वों के अंत में इंडिविजुअल चैप्टर्स के भी अंत में फलश्रुतियां दी गई हैं। अब दोस्तों, जहां तक बात रही कि उत्तरकांड में बहुत ढेर सारी ऐसी कहानियां हैं जो कोई सेंस नहीं बनाती, जो रामायण की पटकथा में कुछ जोड़ती नहीं है, कोई सहयोग नहीं करती, हटा भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ब्राह्मण और कुत्ते की कहानी हो गई, कौवे और उल्लू की कहानी हो गई। तो हो सकता है ये सब चीजें कालखंड में या फिर क्षेत्रीय तौर पर ये सब चीजें, ये मिलावटें आ गई हों। लेकिन हम ये कह दें कि उत्तरकांड पूरा का पूरा एक मिलावट है, अलग से जोड़ा गया है, तो अभी इतने प्रबल सबूत हमें नहीं मिले हैं कि पूरा का पूरा उत्तरकांड ही अलग से जोड़ा गया है। और जो इसमें विवाद होता है, खासकर सीता माता जी का जो त्याग किया गया और शंभुक का वध जो हुआ, तो इन दोनों घटनाओं को भी मिलावट मान लेना कहीं ना कहीं जाकर सही नहीं होगा, क्योंकि हम में से बहुत लोग मानते हैं कि मुगलों ने और अंग्रेजों ने जबरदस्ती कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हमारे ग्रंथों से की है और इसीलिए रामायण में इस तरह की चीजों को डाल दिया है। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जो मुगलों और अंग्रेजों के पहले के हैं और उनमें भी ये दोनों घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। वाल्मीकि रामायण के साथ साथ श्रीमद् भागवतम में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, आनंद रामायण में, आध्यात्म रामायण में और गर्ग रामायण में इन घटनाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि स्वयं कालिदास जी ने अपनी रघुवंशम रचना में इन दोनों घटनाओं का उल्लेख किया है। तो अगर हम शंभुक वध और सीता माता जी का त्याग, इन दोनों घटनाओं को मिलावट मानते हैं तो हमें इन सभी ग्रंथों को एक साथ मिलावटी और एक साथ प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा। अब दोस्तों, उत्तरकांड पर विवाद इन्हीं दोनों घटनाओं के कारण ज्यादा होता है, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जो भी चीजें होती हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। आज अगर हम अपनी पिछली पीढ़ियों को देखें तो हमारे दादा परदादा 10-10, 12-12 बच्चे करते थे, 15 बच्चे करते थे, तो उनके समाज में वो नैतिक रूप से सही था। लेकिन अगर आज कोई ऐसा करता है तो उसको हम नीच दृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ पर हमें एक सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए और रामायण की कथा जिस कालखंड में स्थापित है उसी कालखंड की मोरालिटी पर हमें उसको जज करना चाहिए। इसलिए एक बार हमें इन दोनों घटनाओं पर सम्यक दृष्टि से चर्चा करनी चाहिए, जो हम करने वाले हैं। ये राजा राम सीरीज की तीसरी वीडियो थी। इसके बाद जो चौथी वीडियो आने वाली है वहां पर हम सीता माता के त्याग की कथा और शंभुक वध की कथा, इन दोनों पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इन दोनों घटनाओं की वजह से पूरे के पूरे उत्तरकांड को प्रक्षिप्त यानी कि इंटरपोलेटेड मानना चाहिए या इन घटनाओं का उनके कालखंड में कोई प्रयोजन रहा है। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से उत्तरकांड पर आपको बहुत सी चीजें पता चली होंगी कि जो सपोर्ट करते हैं वो क्या तर्क देते हैं और जो विरोध करते हैं वो क्या तर्क देते हैं। इसके अलावा अगर आपको संस्कृत सीखनी है या फिर आपको स्वयं वाल्मीकि रामायण को संस्कृत में पढ़ना है तो आप जरूर संस्कृत भाषा प्रज्ञा हमारे कोर्स में एनरोल कीजिए। साथ में शिक्षणम ऐप पर आपको और भी कोर्सेज मिल जाते हैं जो आपको सनातन धर्म के अलग अलग ज्ञान बिंदुओं से जोड़ते हैं। और साथ में आपको मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मकर 25 एक डिस्काउंट कोड भी दिया गया है जो आपको 25% का डिस्काउंट हर एक कोर्स पर अवेलेबल कराएगा। तो इस शुभ अवसर को ना जाने दे, मकर संक्रांति पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को संस्कृत भाषा के साथ जरूर प्रारंभ करें। ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या राय है उत्तरकांड को लेकर, और जिनको उत्तरकांड के विषय में नहीं पता है और इन विवादों में फंस जाते हैं उनसे ये वीडियो जरूर साझा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मैं दूंगा इस वीडियो को विराम और मिलूंगा आपसे नई वीडियो में
नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।